Hello. Yes, thank you, madam, हाँ, for a very good elaborative lecture. yeah, thank you. Madam, can we go to the chat section? Yeah, I'm opening the chat box. The first question is, how can UniVapid lead to अर्श? I think इसका जो ये है उत्तर है वो मैंने लेक्चर में ही दिया है। सूतिका के टाइम अगर प्रवाहन करते हैं तो शरीर में कर्णिनी योनि जैसे अर्श व्यापद हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये जो है वो अर्श योनि अर्श ऐसा शब्द है, तो योनि व्यापद से योनि अर्श ऐसा हो जाता है। और दूसरी एक बात है कि अगर हम सार्वदेहिक अर्श की भी बात करेंगे, योनि व्यापद से होता है क्या, ऐसा अगर सोचेंगे तो क्षेत्र अपान का है, वायु विकृति जो है वो अगर अपान की है तो अर्श उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अर्श भी जो है वो पीड़न से उत्पन्न होता है। योनि व्यापद है और अगर प्रवाहन की संप्राप्ति है तो उधर जरूर योनि व्यापद के कारण ही अर्श उत्पन्न हुआ है, ऐसा देखते से, या फिर अर्श से भी योनि व्यापद या फिर रक्त प्रदर दिखता है, ऐसे दोनों एक ही दूसरे पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। Patient with normal cycles with 10 days heavy bleeding on UAG endometrial thickness with small follicle is right ovary. What may be the treatment? Okay. पेशेंट है, उसको 10 days हेवी ब्लीडिंग हो रहा है और उसको एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, और फॉलिकल एक दिख रहा है, लेकिन फॉलिकल दिखना ये बात कुछ अलग है ऐसा नहीं, क्योंकि फॉलिकल ये कौन से डे में सोनोग्राफी की है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि फॉलिकल अगर दिख रहा है तो इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस की है या ल्यूटेल फेज में की है उसके ऊपर। अगर उसको 10 days हेवी ब्लीडिंग हो रहा है ना तो उसको हम सर्वाधिक निदान भी देखेंगे कि रक्त पित्त जैसा है क्या, या फिर उसको एक सोनोग्राफी में एंडोमेट्रियल थिकनेस है ऐसा बोला है, तो थिकनेस कम करने के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। सो उसमें जो हमने देखा कि अभिलेखनीय गण, मांसपाचक और सहस्त्रपुटी अभ्रक, पद्मकाष्ठ ऐसा उसमें यूज कर सकते हैं। और भी एक बात है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कम करने के लिए अतसी उपनाह जो है उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है। तो ये अतसी उपनाह जो है वो अगर लोअर एब्डोमेन पे अप्लाई किया जाता है जब ब्लीडिंग नहीं है इन 2 डेज, तो ये थिकनेस कम आने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। और भी एक महत्व है कि इसमें एक जो लेप है उसमें संज्ञा स्थापन लेप भी लगा सकते हैं, तो संज्ञा स्थापन लेप लगाने से एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो भी नॉर्मल आ जाती है। ओके, कैन वी यूज दुर्वा इन गैलेक्टोरोलिया? नहीं, दुर्वा जो है ना वो मूत्रल है, और जो जो द्रव्य मूत्रल है वो शरीर में क्लेद बढ़ा के मूत्रल उत्पन्न करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि शैत्य और क्लेद ये दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अगर ये स्तन्य का प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो उधर दुर्वा का परिणाम अच्छा दिखता है, न कि जिसमें स्तन्य उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए तभी अगर स्तन्य दिख रहा है तो उसमें दुर्वा का नहीं होता है परिणाम, तो उसमें एरंड पत्र जो है वो उधर हम लगा सकते हैं, ऐसा। विरेचन इन रक्त प्रदर, हाँ ये जो बात है इसमें कैसा है कि अगर रक्त प्रदर का कारण रक्त पित्त देखते हैं हम, तो रक्त पित्त है और रक्त प्रदर है ऐसा अगर है ना तो उसमें विरेचन नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उससे संप्राप्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वात की गति हम भेद नहीं कर रहे हैं इसी के लिए। लेकिन अगर रक्त प्रदर है और हमको ऐसा दिखता है कि ये टिपिकली एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गए हैं और पित्त जो प्रदर जैसा है, तो उसमें अगर विरेचन करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा दिखेगा। तो फिर ये अलग अलग डायग्नोस कैसा करने का कि रक्त प्रदर में रक्त पित्त है या रक्त प्रदर है, ऐसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि रक्त पित्त का जो ब्लीडिंग रहता है वो अगर ब्रेड को ऊपर लगाकर पेशेंट को, ये डॉग्स वगैरह रहते हैं उनको खाने के लिए दिया तो रक्त पित्त है तो पेशेंट वो डॉग्स खाते नहीं है, और अगर फ्रेश ब्लीड है तो वो डॉग्स खाते हैं। तो इसी के कारण हम रक्त पित्त में रक्त पित्त और जीव रक्त इसका दोनों का हम विश्लेष कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा दिखता है कि ये जीव रक्त है तो उसमें अगर विरेचन देते हैं तो चलता है, पर नॉट एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, जब भी ब्लीडिंग पूरा रुक जाता है तब भी स्नेहन सेवन करने के बाद उसमें विरेचन दे सकते हैं।
दुर्वा का यूज कैसा करना है, तो दुर्वा लाके उसका घृत बना सकते हैं, उसका नस्य बना सकते हैं। दुर्वा जो है उसका कल्प बनाकर रख सकते हैं। दुर्वा जो है उसका स्वरस निकाल के रोज पेशेंट को मॉर्निंग में 1 स्पून लेने के लिए बोल सकते हैं। दुर्वा जो है उसका स्वरस नाक में डालने के लिए यूज किया जाता है। दुर्वा अलग अलग योग में भी आई है, तो वैसे भी दुर्वा अलग अलग दवाओं के साथ, उशीर वगैरह जो है उसके साथ में योग करके हम यूज कर सकते हैं। अधोघ रक्तपित्त, रक्त प्रदर बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, उसका मैंने बता दिया ना। रक्त प्रदर जो है ना, उसमें ब्लीडिंग जो है वो नीचे से हो रही है तो उसको रक्तपित्त बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रक्त प्रदर में रक्तपित्त की संप्राप्ति रहेगी ही ऐसा नहीं है, तो उसको डायग्नोसिस डिफरेंशियली करना चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट जो प्रिंसिपल्स जो बोला है ना, उसमें चरकाचार्य भी बोलते हैं कि रक्त प्रदर की चिकित्सा करते वक्त क्या करना चाहिए, तो उसमें रक्त अर्श की चिकित्सा, रक्तातिसार की चिकित्सा ऐसी करनी चाहिए और रक्त पित्त का विचार करना चाहिए। तो उसके प्रिंसिपल से हम दवा दे सकते हैं जरूर। काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, हेवी ब्लीडिंग इन इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम हो गया वो। अधोघ रक्तपित्त रक्त प्रदर को कैसे ओळखावे व ट्रीटमेंट, वो अभी जो बोला वैसे कैसा है ना कि ब्लीडिंग होता है और पेशेंट वैसे ज्यादा बहुत थकती नहीं है, ऐसा है तो वो रक्त पित्त रहता है। और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक होती है ड्यूरिंग मेंसेस हेवी ब्लीडिंग होने के कारण, तो वो जो है वो अधोघ रक्त पित्त है। ये सिम्टोमेटिक हम डायग्नोसिस का कर सकते हैं और उसके हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर हेवी ब्लीडिंग है तो पहले ब्लीडिंग रोक देना यही ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण रहता है। और इसी के कारण ये जो मेडिसिन जो बताया, बोलबद्ध रस या फिर पलाश पुष्पासव या फिर औदुंबर जल, इसका हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मल्टीपल एबॉर्शंस में दुर्वा यूज कर सकते हैं का? जरूर यूज कर सकते हैं। गर्भस्राव जो है ना वो भी रक्त पित्त का कारण एक रहता है, और इसी के कारण रक्त पित्त के हिसाब से देखा जाए तो दुर्वा उसमें बहुत फलदायी रहती है, तो दुर्वा जरूर यूज कीजिएगा। हाउ शुड वी ट्रीट पीसीओएस इन इंटरमिटेंट स्पॉटिंग? इंटरमिटेंट अगर स्पॉटिंग है ना, पीसीओएस है या फिर उसमें दूसरा कुछ भी कारण है, तो इंटरमिटेंट स्पॉटिंग रोकने के लिए वात की गति प्राकृत रखना जरूरी रहता है, और इसी के कारण दशमूलारिष्ट जो है वो काम कर देता है अच्छे से। पीरियड के 5वें दिन से दशमूलारिष्ट चालू करना है और 21वें दिन से सूर्यदारू यानी देवदारू रिष्ट चालू कर देना है। तो ऐसा अगर करते हैं तो पीसीओएस भी कम आते हैं और इंटरमिटेंट स्पॉटिंग भी बंद हो जाती है। और भी एक बात है कि पीसीओएस अगर कम आने है ना, तो क्या करना चाहिए, तो अतसी उपनाह लगाना है, नॉट ड्यूरिंग द मेंसेस, अदर देन दैट। तो अगर वैसे लगाते हैं तो पीसीओएस भी कम हो जाता है और ये इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी रुक जाती है। सहस्त्रकुटी अभ्रक का डोज, सहस्त्रकुटी अभ्रक जो है ना वो 1 ग्राम पूरे 1 मंथ में यूज करना है सूक्ष्म करके। साइड इफेक्ट ऑफ लेखनीय गण नहीं रे, कुछ भी नहीं उसमें, साधा भेषज जो है वही है, तो उसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं रहता है लेखनीय गण का। नागकेशर मूसा डिफरेंट ड्रग्स है क्या? हाँ, नागकेशर एक अलग ही वनस्पति है, मूसा अलग ही द्रव्य है। हाऊ टू प्रिपेअर अतसी उपनाह? ओके, अतसी यानी अळशी मराठीमध्ये म्हणतात। वो 100 ग्राम्स ले लिया जाए, तो उसमें 10 ग्राम्स ऑफ हल्दी, 10 ग्राम्स ऑफ दारू हल्दी एंड 10 ग्राम्स ऑफ पलत्री ऐसा डालने हैं। तो उसको बना के रख देना है। वो पाउडर जो है उसमें पानी, तेल और थोड़ा सा सेंधव ये डाल के उसको क्या बोलते हैं, शिजवायचं, उसको बॉईल करना है। सो वो एक गोले जैसा बन जाता है और वो कपड़े के ऊपर सैंडविच जैसा बना के लगाना है। सैंडविच नहीं बनाना है, कपड़े में बातों से बना हो और ऊपर से फिर से कपड़ा। मैम इंग्रेडिएंट्स रिपीट करेंगे? उसमें अतसी है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, त्रिफला। पत्रांगाचं पण वापरू शकतो आणि देवदारवादी कषाय. ओके, पत्रांगाचं मी स्वतः खूप वापरलं नाहीये ह्याच्यामध्ये, पण रेफरन्स नुसार जेव्हा आपण बघतो ना तर त्याच्यामध्ये देवदारवादी काढा जो आहे, तर हेवी ब्लिडिंग असताना देवदारवादी
शक्यतो वापरलं जातं आणि त्याच्यामध्ये इन बिटवीन म्हणजे ज्या वेळेला ब्लिडिंग नाहीये त्यावेळेला जर व्हाईट डिस्चार्ज असेल तर देवदारलरी काढायचा जास्त चांगला परिणाम दिसतो. आणि पत्रांगासव जे आहे ना तर ते एकांतिक पित्तावरती ह्या पद्धतीनं ब्लिडिंग होतं ना त्यावेळेला त्याचा उपयोग जास्त चांगला होतो. रजस्वला परिचर्या वाघभट शारीर 1 ज्वर की ट्रीटमेंट कब तक देनी चाहिए? मिनिमम 3 मंथ्स देना है कोई भी अगर पीरियड्स का अगर सिम्टम है तो उसमें, क्योंकि 3 महीने के पहले एक ही मंथ में अगर दे देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ संप्राप्ति बंद हो गई, तो संप्राप्ति उसमें टूटती नहीं है, तो संप्राप्ति तोड़ने के लिए मिनिमम 3 मंथ्स मेडिसिन देना जरूरी रहता है. ओके, थैंक यू. बस्ती इन रक्त प्रदर, ओके. प्रियंकवादी बस्ती करके एक सुश्रुत में आया है. सो उसमें मंजेष्ठा गैरिक वगैरह ऐसे अलग अलग द्रव्य है, तो उसका क्षीरपाक बनाना है 100 ml तक और उसमें प्रक्षेप करके ये डाल सकते हैं आप दुर्वाघृत या फिर दाढ़ी घृत और रूम टेम्परेचर का बस्ती देना है विदाउट स्नेहन स्वेदन. तो जब भी ब्लीडिंग हेवी रहता है तभी भी अगर बस्ती देते हैं तो भी 1 या 2 बस्ती में ब्लीडिंग बहुत कम आता है. सध्या लॉकडाऊन मध्ये दुर्वा आणि कमळ काही कल्प तयार करता येतील का? हो, सांगितले ना मी. तुम्ही तूप तयार करू शकता, तेल तयार करू शकता, कल्प तयार करू शकता. ओके. त्याच्यानंतर वन पेशंट 25 इयर्स पीसीओएस इरेग्युलर मेंसेस 3 मंथ्स आता नहीं आलेले हेवी ब्लीडिंग रहता है तो सिम्टम्स ट्रीटमेंट. ज्वर के अगर सिम्टम्स है ना तो पीसीओएस वगैरह है ये सब रिपोर्ट जो है तो भी उसको ज्वर के हिसाब से देखना चाहिए. और अभी जो आपने स्लाइड के ऊपर देखा रहेगा कि ज्वर के हिसाब से क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं, वैसे वात पित्त ज्वर वगैरह का मेडिसिन हम उधर यूज कर सकते हैं. ओके, पीसीओएस का लेक्चर लीजिए. मेरे ख्याल से दूसरा कोई ले रहा है पीसीओएस का लेक्चर. ड्यू टू पीसीओडी पेशेंट हैविंग इरेगुलर साइकिल हैविंग हेवी bleeding, then what is the case of रक्त स्तंभक चिकित्सा can be advised or how? Okay. इरेगुलर है और ब्लीडिंग है, हेवी है. कैसा है कि अगर पीसीओडी है और हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें अगर पेशेंट को थकान ज्यादा महसूस नहीं हो रही है तो थोड़ी सी उपेक्षा उसकी हम कर सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा थकान है या फिर पेन बहुत ज्यादा है उसको, तो उसके लिए जरूर चिकित्सा देनी चाहिए रक्त स्तंभ. उसमें जो है वो ये जो बताया कि उसमें हम पलाश पुष्पासव यूज कर सकते हैं या फिर रक्त रोकने के लिए अभी जो प्रियंकवादी बस्ती बोला वो भी ले सकते हैं अगर इरेगुलर है और हेवी ब्लीडिंग है तो. परिषेक प्रलेप आणि उपनाह की मेथड पोजीशन क्या होगी? एक लेक्चर अलग ही देने वाली हूँ मैं कि जिसमें बाह्य चिकित्सा और स्त्री रोग ऐसा है, उसमें आपको ये सब डिटेल बता दूंगी. परिषेक, परिलेप और उपनाह वगैरह जो है ना वो सभी आएगा उसमें. बहुत बार ऐसा होता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऐसा हमने पढ़ लिया रहता है, उसमें ओरल पैरेंट्रल वगैरह वगैरह सब रहता है. तो आयुर्वेद में बहुत ही अलग अलग रूट्स बताए हैं जिसमें दिनचर्या के साथ में उन्होंने बताए हैं कि जिसमें पेट में लेने के लिए जैसे मेडिसिन दी जाती है वैसे ही मेडिसिन का लेप लगाना चाहिए, उपनाह लगाना चाहिए. ये कुछ दवा बताई है. सिर के ऊपर धारण करने के लिए कुछ दवाई बताई है, मनगट में धारण करने के लिए कुछ दवाई बताई है, कमर में धारण करने के लिए कुछ बताई है. तो ये अलग 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 पद्धति से बहुत मेडिसिन जो है ना वो एक्सटर्नली भी हम यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिकली जब भी हम इंटरनली मेडिसिन नहीं दे सकते हैं कि जब भी पेशेंट एडमिट वगैरह रहता है तभी वो लोग अलाउ में करते हैं हमेशा. आजकल अब ये नजरिया चेंज हो गया है आयुर्वेद के हिसाब से देखने का लोगों का, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है ना तो एक्सटर्नली या फिर पेशेंट अगर नॉट एबल टू टेक ओरली ऐसा अगर है तो उसमें भी हम ये पैरेंटल रूट जो है ना वो सब यूज करके पेशेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं. उसके लिए प्रयत्न जरूर हम कर सकते हैं. इसी के लिए ये बाह्य चिकित्सा ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अलग ही लेक्चर हम लेंगे. प्री मेनोपॉज फेज मध्ये